अध्याय 69। महारानी, आपके लिए एक उपहार, मियाँ ने कहा और मुझे सोने और माणिक से जड़ा हुआ एक सुंदर कांच का फूल दिया। ओह, ये बहुत प्यारा है। धन्यवाद मियाँ, मैं आपको कल कुछ और भी बेहतर दूंगी। मियाँ ने अपनी मुट्ठी भींच ली। मैं देख सकती थी कि वो बहुत जोश में आ गई थी। महारानी, कृपया मेरे उपहार भी स्वीकार करें। लाना अपने तैयार किए हुए उपहारों के साथ उसके पीछे भागी। मैं लाल रेशमी रिबन को देखती हूँ और फिर पोपो को, जिसके रुई जैसे शरीर पर भी उसी डिजाइन का रिबन बंधा हुआ है। मैंने एक दिन देखा था कि पोपो ने लाल रिबन पहनना शुरू कर दिया था और मुझे हल्का सा शक था कि इसमें लाना का हाथ है। ये एक सेट का हिस्सा है, लाना ने गर्व से समझाया। मैं उस खुशहाल रुई के गोले को देखती हूँ और फिर लाना की तरफ और दिल से उसका शुक्रिया अदा करती हूँ। सारा खुद को मुश्किल से रोक पाती है जब वो मुझे केक के आकार का एक खास विशाल मैक्रोन देती है। मैंने इसे खास आपके लिए तैयार किया है क्योंकि आपको मैक्रोन पसंद है। आप क्या सोचती हैं महारानी, क्या आपको ये पसंद है? मुझे ये पसंद है, लेकिन इसे खाएगा कौन? मैं पूछती हूँ। जब सारा हिचकिचाई तो मैंने देखा कि मार्गरेट और लुसियाना उसे घूर रही थीं, इसलिए मैंने तुरंत कहा, क्या हम सब मिलकर इसे खा सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत अच्छा विचार है। महारानी, मैं भी? लुसियाना ने शुरू किया। उफ, कृपया आप सब रुक जाओ। मुझे कभी भी ये नहीं बताना चाहिए था कि मेरा जन्मदिन नहीं है। मैंने इस पर ज्यादा सोचा नहीं था, माइनस मुझे एहसास नहीं था कि हर कोई इसे लेकर इतना बड़ा हंगामा करेगा। ये सोचना भोलापन था कि ये उनकी कुछ साधारण शुभकामनाओं के साथ खत्म हो जाएगा। जब से मैंने उन्हें बताया कि मुझे मेरा जन्मदिन नहीं पता, दासियों ने मुझे हर दिन उपहार भेजना शुरू कर दिया। हम हर दिन को आपके जन्मदिन जैसा महसूस कराएंगे, उन्होंने पूरे जोश में चिल्लाया। मैं उस समय उनकी बात मान लेती हूँ, लेकिन मैंने उनसे इतना कुछ करने की उम्मीद नहीं की थी। ये साफ था कि उन्होंने अपने उपहारों के लिए कितना सोचा था। यहाँ तक कि मुझे जो साधारण रिबन उपहार में मिला था वो भी असल में बेहतरीन रेशम का बना हुआ था और उसमें पूरे में छोटे छोटे गहने जड़े हुए थे। और ये सिर्फ दासियां ही नहीं थीं, अकीलियोस ने भी मुझे उपहार भेजना शुरू कर दिया था। कम से कम दासियां मेरे साथ इतना समय बिताने के बाद मेरी पसंद जानती थीं। अकीलियोस ने मुझे बस बेतरतीब उपहार भेजे। उसने मुझे अलग अलग जगहों का मालिकाना हक देकर शुरुआत की, अकीलीस के मैदान, द लोगिल टॉवर और यहाँ तक कि स्पेटा तट को विकसित करने के अधिकार भी। हालांकि मैं उसके उपहार स्वीकार कर लेती हूँ, सच कहूँ तो उनका पैमाना मुझे डरा रहा था। और फिर सबसे बुरा था मिल्टियादेस। मुझसे कुछ दिनों तक मुश्किल से बात करने के बाद उसने अचानक मेरे असली जन्मदिन का पता लगाने के इरादे से हमारे पवित्र साम्राज्य की यात्रा करने की योजना बनाई। मैं चिल्लाना चाहती थी, उन्हें भी नहीं पता कि ये कब है। लेकिन किसी कारण से केवल मैं ही ऐसी थी जो ये सोच रही थी कि वो पागल हो गया था। मेरे जन्मदिन का पता लगाने की कोशिश करना एक बेकार प्रयास था क्योंकि अब कैवेरा का कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं था। साथ ही मुझे ये नहीं पता था कि मेरे माता पिता कौन थे, इसलिए ये शुरुआत से ही एक असंभव काम था। मैंने सोचा था कि समय के साथ चीजें शांत हो जाएंगी, लेकिन चीजें सिर्फ बढ़ती हुई लग रही थीं। मुझे इसे रोकना होगा। लूसी, चलो पापा को ढूंढते हैं। मिल्टियादेस छोटी जासूस को दरवाजे के गैप से झांकते हुए देखते हैं। जो रईस उनसे मिलने आए थे वे उसे देखकर अपनी छाती जकड़ रहे थे, जबकि कैलियन उन पर चिल्ला रहा था, आप कहाँ देख रहे हैं? महारानी यहाँ है। हालांकि एनोक, जो राजकुमारी का आधिकारिक शूरवीर था, ने रईसों को रहने दिया, कैलियन ने उसके अंगरक्षक के रूप में कदम उठाने का फैसला किया। वो कमीना, वो सोचते हैं जब वो कैलियन को घूरते हैं, शायद उन्हें कैलियन को दूर भेज देना चाहिए, जैसा उन्होंने बैरेट के साथ किया था। जब मिल्टियादेस गलती से अमेलिया से आंखें मिलाते हैं तो वो चिल्लाती है क्या, और छिपने का सारा नाटक छोड़कर वो दोनों गालों को अपने हाथों से ढक लेती है। फिर वो खौफनाक क्लिक की आवाज सुनती है जब वो दरवाजे को खोल देती है और उसकी तरफ भागती है। पापा ऑफिस में बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं आपकी तस्वीरें लेना चाहती हूँ। मिल्टियादेस थक गए थे। उनकी बेटी कई दिनों से उनके पीछे लगी हुई थी, अपने छोटे से फोन से उनकी तस्वीरें ले रही थी। वो इकलौती थी जो इतनी खतरनाक हरकत से बच सकती थी। उन्हें मानना पड़ा कि वो छोटी सी आयताकार चीज इतनी बुरी नहीं थी। कभी कभी मिल्टियादेस अमेलिया की तस्वीरें लेने के लिए इसका इस्तेमाल करते थे। ये जानकर अजीब लग रहा था कि ये तस्वीरें हमेशा के लिए रहेंगी, इससे वो काफी भावुक महसूस कर रहे थे। उन्हें याद आया कि टावर के पास भी एक ऐसा ही उपकरण था और उन्होंने बाद में उसे ढूंढने के लिए एक मानसिक नोट बनाया। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि एक निश्चित छोटी लड़की थी जिसने बिल्कुल वही सोचा था।
अगर वो इसके बारे में सोचते तो अमेलिया का कोई आधिकारिक चित्र नहीं था। उन्होंने सभी दरबारी चित्रकारों को निकाल दिया था क्योंकि वो कभी भी अपना कोई निशान नहीं छोड़ना चाहते थे, लेकिन अब वो असमंजस में थे। क्या अपनी मूल योजना पर टिके रहना बेहतर था या अपनी बेटी का चित्र बनवाना बेहतर था? जब वो खुद से ये सवाल पूछते हैं तो जवाब साफ था। मिल्टियादेस तुरंत लियाम को अमेलिया के चित्र बनाने के लिए दरबारी चित्रकारों को ढूंढने का आदेश देते हैं। ये एक त्वरित और आसान निर्णय था। ये तय था कि शाही परिवार के सदस्य का एक चित्र होना चाहिए। सिर्फ इसलिए कि उन्हें इसमें कोई रुचि नहीं थी, इसका मतलब ये नहीं था कि वो अमेलिया को ये अधिकार देने से इनकार कर सकते थे। बाहर आओ बच्ची, मिल्टियादेस आदेश देते हैं। मैं पकड़ी गई। मैं शर्माते हुए दरवाज़ा खोलती हूँ और अंदर चली जाती हूँ। मैंने पहले ही तय कर लिया था कि मुझे मिल्टियादेस से क्या कहना है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा घबरा रही थी। पापा। हाँ, मैं सोच रही थी, जन्मदिन खास होते हैं, है ना? हाँ, तो मैं अपना जन्मदिन खुद चुनना चाहती हूँ। कैलियन और लियाम मेरे शब्दों से चौंक गए थे, लेकिन मिल्टियादेस ने अपना सिर हिलाया मानो वो मुझसे सहमत हो। तुम एक नया दिन चुनना चाहती हो? वो पूछते हैं। हाँ, क्योंकि मेरा पुनर्जन्म हुआ है। मेरा मतलब पुनर्जन्म से था कि मैं इस उपन्यास में स्थानांतरित हो गई थी, लेकिन यकीनन दूसरों को ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि मेरा क्या मतलब था। शायद उन्होंने मान लिया था कि मैं उस दिन का जिक्र कर रही हूँ जब मुझे औपचारिक रूप से एक संत के रूप में मान्यता मिली थी। कैलियन और लियाम असमंजस में लग रहे थे, लेकिन पापा ने बस मुझे सीधा देखा, मानो वो मेरे हाव भाव को पढ़ने की कोशिश कर रहे हों। उन्होंने देखा होगा कि मैं इस विचार से वाकई खुश थी। जैसा कि उन्होंने पूछा, तुम कौन सा दिन चुनना चाहती हो? हे, मुझे लगता है। मैं शर्माते हुए मुस्कुराती हूँ। मैं वो दिन चुनना चाहती हूँ जब मैं आपसे मिली थी। क्या किसी प्रशंसक के लिए सबसे महत्वपूर्ण दिन वो नहीं था जब वे अपने पसंदीदा चरित्र से मिलते थे? मैं पहले से ही उस दिन को अपने जीवन की सबसे स्मारकीय घटना मानती थी। अगर मैं इसे अपना जन्मदिन बना लेती तो मैं हर साल ठीक से जश्न मना सकती थी। मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा विचार है। कैलियन मेरी घोषणा सुनकर अपनी छाती पकड़ लेते हैं और उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। लियाम भी जोर शोर से अपना सिर हिला रहा था। मुझे भी ऐसा लगता है महारानी, है ना? मैं उनके उत्साह पर मुस्कुराती हूँ। मैं वापस पापा की तरफ झांक कर देखती हूँ और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान बनती देखती हूँ। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो। मिल्टियादेस रुकते हैं और फिर वो बात जारी रखते हैं, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या ये ठीक है कि तुम्हारा जन्मदिन इस साल पहले ही बीत चुका है? हाँ, मुझे परवाह नहीं है। मैं सिर हिलाती हूँ। नहीं, मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। मैं अपनी प्यारी, अनमोल, परिपूर्ण राजकुमारी के 7वें जन्मदिन को ऐसे ही नहीं जाने दे सकता। कैलियन जोरदार विरोध करते हैं, मिल्टियादेस की घूर को नजरअंदाज करते हुए। मैं सर कैलियन से सहमत हूँ महाराज, लियाम भी कहते हैं। हालांकि उनका जन्मदिन बीत चुका है, एक ग्रैंड चैम्बरलेन के रूप में मैं इसे बिना जश्न के नहीं जाने दे सकता। मैं जल्द से जल्द एक पार्टी करने की सिफारिश करता हूँ। तुम क्या सोचती हो? मिल्टियादेस मुझसे पूछते हैं। मैं तीनों पुरुषों को देखती हूँ जो मुझे ध्यान से देख रहे हैं और शर्माते हुए हंसती हूँ। एक जन्मदिन की पार्टी? खैर, मेरी कभी कोई पार्टी नहीं हुई, इसलिए मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं कहती हूँ और मैं अपना गाल खुजलाती हूँ। जब तक मेरे पास आप हैं पापा, मैं ठीक हूँ। ये मेरा इरादा नहीं था, लेकिन कमरे में माहौल भारी हो गया था। एक ठहराव के बाद मिल्टियादेस ने एक फैसला लिया। वो सीधे मेरी तरफ देखते हैं और कहते हैं, चलो एक पार्टी करते हैं। क्या आपने खबर सुनी है? महाराज ने राजकुमारी के जन्मदिन को राष्ट्रीय अवकाश घोषित कर दिया है। ये सब नहीं है। अब थोड़ी देर हो चुकी है, लेकिन मैंने सुना है कि वो एक जन्मदिन का भव्य उत्सव भी तैयार कर रहे हैं। केवल विशेष मेहमानों को ही बुलाया जाएगा। क्या आप जानते हैं कि महाराज दरबारी चित्रकार को वापस क्यों लाए? मैंने सुना है कि वो उसका चित्र बनवाना चाहते हैं। दरबारी चित्रकार उन दोनों का चित्र बनाएगा। महल में सम्राट और राजकुमारी के बारे में गपशप चल रही थी। भले ही शाही महल के बारे में नौकरों के लिए गपशप करना गलत था, लियाम उन्हें अनुशासित करने में बहुत व्यस्त थे। ये राजकुमारी की पहली जन्मदिन की पार्टी है। हमें इसे जितना हो सके उतना शानदार बनाना होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं अब तक की हमारी सभी तैयारियों को रद्द कर दूं? मार्गरेट गंभीरता से पूछती है। राजकुमारी ने हमें महाराज थियोडोर की पार्टी को फीका न करने का आदेश दिया है। वो सिर्फ उन लोगों के साथ एक छोटी सी पार्टी चाहती है जिनसे वो प्यार करती है। वो एक फरिश्ते जैसी है। लियाम शांत होकर जवाब देते हैं, लेकिन जल्द ही वो भावुक हो जाते हैं। वो काफी अनोखी है।
शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वो एक संत है, मार्गरेट प्रशंसनीय और शांत तरीके से कहती है। चूंकि बात यहाँ तक आ गई है, हम योजना नहीं बदल सकते, लेकिन मैं इसमें और अधिक प्रयास करूंगा। हो, शुभकामनाएं, ग्रैंड चैम्बरलेन। उन दोनों ने एक दूसरे को जानते हुए मुस्कुराया। मार्गरेट मुझसे मिलने आती है जब मैं अपना नींबू मैक्रोन खा रही होती हूँ। दासियां आमतौर पर मुझे एक दिन में 2 से ज्यादा मैक्रोन खाने से रोकती थीं क्योंकि ज्यादा मिठाई मेरे स्वास्थ्य के लिए खराब थी, लेकिन हाल ही में वे मुझे वैसे भी ज्यादा दे रही थीं। ये एक अप्रत्याशित खुशी थी। महारानी, क्या आप जानती हैं कि ये क्या है? मार्गरेट हंसी के साथ कहती है। उसके हाथ में एक शानदार चांदी की चाबी थी। अजीब बात यह थी कि मुझे चाबी से दैवीय शक्ति आ रही थी। मार्गरेट मेरे उलझे हुए चेहरे पर मुस्कुराती है और समझाती है, ये खजाने की चाबी है। ओह, मैं समझ गई, लेकिन चाबी के बारे में इतना महत्वपूर्ण क्या था? मैं मार्गरेट की तरफ देखती हूँ जो उत्साहित लग रही थी। महाराज ने आपको आपके 7वें जन्मदिन के लिए खजाने से जो कुछ भी चाहिए उसे लेने की अनुमति दी है। चलो चलते हैं और कुछ चीजें चुनते हैं, वो खुशी से कहती है। वाह, सच कहूं तो मुझे नहीं पता था कि खजाने की चाबी दिए जाने का क्या मतलब था, लेकिन मैं उसकी प्रतिक्रिया से बता सकती थी कि ये एक असाधारण विशेषाधिकार था। वो इसके बारे में बहुत उत्साहित लग रही थी, इसलिए मैं सिर हिलाती हूँ और उसकी मुस्कान और भी चौड़ी हो जाती है। कहानी जारी है।